हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका दोनों क्लासेस 8 में। तो आज इस वीडियो में हम लेकर के हैं मनोविज्ञान का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर के आए हैं। ठीक है, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपका थ्योरी कंप्लीट नहीं है तो प्लीज पहले इसका थ्योरी कंप्लीट करें, उसके बाद आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर करा लिया गया है। यहाँ दोनों प्रकार के सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, लघु और दीर्घ। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार शाब्दिक और निष्पादन बुद्धि परीक्षणों में भेद कर सकते हैं। यानी आपसे सवाल किया जा रहा है, आपका क्वेश्चन है कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और निष्पादन बुद्धि परीक्षण जो होता है उसमें किस प्रकार आप अंतर कर सकते हैं, भेद कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। अथवा सान्वेगिक बुद्धि पर संक्षिप्त में एक टिप्पणी लिखिए। यानी सान्वेगिक बुद्धि जो होता है उस पर एक नोट लिखने के लिए करा है, एक टिप्पणी लिखने के लिए करा। देखिए, शाब्दिक परीक्षणों में परीक्षार्थी को मौखिक अथवा लिखित रूप में शाब्दिक अनुक्रियाएं करनी पड़ती है। शाब्दिक अनुक्रिया जो होती है शाब्दिक परीक्षण में कैसे होती है, मौखिक अथवा लिखित होती है। यानी शाब्दिक परीक्षण में शाब्दिक अनुक्रियाएं मौखिक अथवा लिखित रूप में होती है। आपको क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में कि शाब्दिक अनुक्रिया जो होती है शाब्दिक परीक्षण में तो कैसे होती है, तो आपको आंसर देना है कि मौखिक अथवा लिखित होती है। दोनों प्रकार से होती है शाब्दिक अनुक्रियाएं। किसमें? शाब्दिक परीक्षण में। इसलिए शाब्दिक परीक्षण केवल साक्षर व्यक्तियों को ही दिया जाता है। यानी शाब्दिक परीक्षण जो होता है केवल साक्षर व्यक्ति को ही दिया जाता है, क्योंकि इसमें लिखने का काम आ जाता है। ठीक है, और जो एक तरह से जिसमें लिखने का काम आ जाए तो वो उस काम को कौन कर सकते हैं? साक्षर व्यक्ति ही कर सकते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको क्या कहते हैं? साक्षर कहते हैं। इसलिए शाब्दिक परीक्षण केवल साक्षर व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है। ठीक है, निष्पादन परीक्षण में कोई कार्य संपादित करने के लिए कुछ वस्तुओं या अन्य सामग्रियों का प्रदर्शन करना होता है। यानी एक तरह से निष्पादन परीक्षण जो होता है, देखिए इसमें शाब्दिक परीक्षण में क्या होता है कि परीक्षार्थी को एक तरह से जो परीक्षार्थी को साक्षर होना पड़ता है और वह साक्षर होने करके क्या करते हैं? शाब्दिक अनुक्रिया किस प्रकार करते हैं? मौखिक अथवा लिखित रूप से करते हैं। और यहाँ जो है निष्पादन परीक्षण में इसमें क्या होता है कि जो एक तरह से कोई भी कार्य, यानी शाब्दिक परीक्षण में कोई कार्य संपादित करने के लिए कुछ वस्तु या फिर कुछ सामग्री का मतलब प्रदर्शन करना पड़ता है। और एकांशों को उत्तर देने के लिए लिखित भाषा के उपयोग में आवश्यकता नहीं होती है। यानी एक तरह से इसमें जो उत्तर दिया जाता है उसमें जवाब देने के लिए, उत्तर देने के लिए लिखित भाषा की जो यूज होता है इसमें शाब्दिक परीक्षण में, लेकिन इसमें निष्पादन परीक्षण में इसका उपयोग आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए कोह यानी कोह के ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, यानी कोह के ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट में लकड़ी के कई घनाकार गुटके होते हैं। परीक्षार्थियों को क्या करना पड़ता है कि दिए गए समय के अंतर्गत गुटकों को इस प्रकार बिछाना होता है कि उनसे दिया गया डिजाइन बन जाए। ठीक है, निष्पादन परीक्षणों का यह एक लाभ है, यह है कि उन्हें भिन्न भिन्न संस्कृतियों के व्यक्तियों को आसानी से दिया जा सकता है। यानी निष्पादन परीक्षण जो होता है यह इसका एक ऐसा लाभ है, इसका एक ऐसा प्रॉपर्टी है कि यह भिन्न भिन्न संस्कृति के लोगों को, व्यक्तियों को आसानी से प्रदान किया जा सकता है, दिया जा सकता है। ठीक है, निष्पादन परीक्षण दो प्रकार के परीक्षण यहाँ पढ़े हम लोग, शाब्दिक परीक्षण और निष्पादन परीक्षण। शाब्दिक परीक्षण केवल कुछ लोगों को दिया जा सकता है, शाब्दिक परीक्षण केवल साक्षर व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है। लेकिन निष्पादन परीक्षण किसको दिया जा सकता है? इसका लाभ, ये सारे के सारे एक तरह से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपसे नोट बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कौन सा लाइन आपको ऑब्जेक्टिव बना करके क्वेश्चन में पूछ देंगे, कौन सा एक तरह से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देंगे। इसलिए आप लोग बोर्ड एग्जाम में कोई ठिकाना नहीं है कहां से आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए। और यहाँ जो होता है निष्पादन परीक्षण में ये केवल क्या होता है कि एक व्यक्ति के उन्हीं भिन्न भिन्न संस्कृतियों को, व्यक्तियों को आसानी से दिया जा सकता है। यानी इसमें क्या होता है कि अलग अलग संस्कृति के व्यक्ति को आसानी से दिया जा सकता है। कौन सा परीक्षण? निष्पादन परीक्षण। और शाब्दिक परीक्षण किसको? केवल किसको? साक्षर व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से आप भेद कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं किसमें? शाब्दिक परीक्षण और निष्पादन परीक्षण में। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन कवर किया। उम्मीद करता हूं अगर आपका क्वेश्चन इस प्रकार आएगा तो आप आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि बौद्धिक विकास क्या है। यानी बौद्धिक विकास से आप क्या समझते हैं? देखिए, बौद्धिक विकास आनुवंशिक कारकों, जैसे कि आनुवंशिक कारक हो गया, प्रकृति हो गया, तथा एक तरह से आनुवंशिक कारकों या फिर प्रकृति भी एक तरह से बोल सकते हैं इसको, तथा पर्यावरण दशाओं पोषण के मध्य एक जटिल अंत क्रिया का परिणाम होता है। यानी आनुवंशिक जो कारक होते हैं, फैक्टर होते हैं, बौद्धिक विकास में एक तरह से अंत क्रिया का परिणाम होता है। यानी बौद्धिक विकास तथा पर्यावरण दशाओं, पर्यावरण दशा का मतलब क्या होता है? पर्यावरण का माहौल, पर्यावरण का माहौल के अंतर्गत पोषण भी आ जाता है कि क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कि तब एक तरह से बुद्धि का विकास होता है, क्या चीज खाने से बुद्धि का विकास होता है, ये सब भी इफेक्ट करता है। ठीक है, बौद्धिक विकास में बहुत सारा इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है। क्या? पर्यावरण की दशा अगर अच्छी होगी, माहौल अच्छा होगा तो बुद्धि अच्छा होगा। ये नहीं कि बहुत सारे लोग होते हैं, माहौल बहुत खराब है, वहां बुद्धि कोई विकसित नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति एक तरह से बुरा माहौल में, अच्छा माहौल में नहीं रह रहा है तो उसका बुद्धि विकास, बौद्धिक विकास क्या होगा? खराब होगा, अच्छा नहीं होगा। ठीक है, और कोई व्यक्ति अगर पर्यावरण की दशा
अगर सही है, मतलब वहां का माहौल अगर सही है, तो उसका बौद्धिक विकास क्या होगा, अच्छा तरह से होगा। वही आपको कह रहा है कि बौद्धिक विकास आनुवंशिक कारक, प्रकृति तथा यह होगा कि आनुवंशिक कारकों तथा पर्यावरण दशाओं यानी पोषण, जैसे कि पर्यावरण दशा का एक एग्जाम्पल ले लिया है पोषण, ठीक है, पर्यावरण दशा के अंतर्गत पोषण भी आते हैं, ठीक है, के मध्य एक जटिल अंतःक्रिया का परिणाम है यानी रिजल्ट है के मध्य, यानी आनुवंशिक कारक और पर्यावरण दशा, आनुवंशिक कारक और पर्यावरण दशा के मध्य यानी बीच में होने वाले एक जटिल, एक कॉम्प्लेक्स अंतःक्रिया का परिणाम ही क्या कहलाता है, बौद्धिक विकास कहलाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए बोर्ड एग्जाम में कि बौद्धिक विकास क्या कहते हैं, बौद्धिक विकास से आप क्या समझते हैं, बौद्धिक विकास किसे कहते हैं, बौद्धिक विकास के बारे में लिखे, बौद्धिक विकास को परिभाषित करें, तो आप इस प्रकार से, उम्मीद करता हूं आप इस प्रकार से आंसर दे सकेंगे, ठीक है। यानी बौद्धिक विकास आनुवंशिक कारक और पर्यावरण दशा के बीच होने वाले अंतःक्रिया का एक रिजल्ट है, एक परिणाम है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन था, ये शॉर्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि व्यक्तित्व शब्द का क्या अर्थ है, यानी व्यक्तित्व शब्द का जो अर्थ है क्या मतलब है, क्या अर्थ है। देखिए, व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति का अपेक्षाकृत अस्थायी प्रकार उनकी विशेषताओं से है जो उसे अन्य व्यक्तियों से भिन्न करती है। यानी व्यक्तित्व का जो एक तरह से पर्सनैलिटी कहते हैं, जिसको पर्सनैलिटी कहते हैं, शब्द का अर्थ क्या होता है कि यहाँ किसके बारे में पढ़ रहे हैं, व्यक्तित्व के बारे में पढ़ रहे हैं। व्यक्तित्व का अर्थ क्या मतलब होता है कि व्यक्ति का अपेक्षाकृत अस्थायी प्रकार की उन विशेषता, उन खूबी से है जो उसे अन्य व्यक्तियों से भिन्न करती है, जो उसे अन्य व्यक्ति से अलग करती है। यानी आपके अंदर का अगर कोई पर्सनैलिटी होगा, कोई विशेषता होगा, तो वो मतलब वही चीज, वही विशेषता आपको दूसरे व्यक्ति से भिन्न करेगा, अलग करेगा। यानी अगर आप कोई टीचर हैं, अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, यह आपके अंदर क्या है, विशेषता है, और यही विशेषता आपको दूसरा आदमी से अलग करेगा, डिफरेंस करेगा। नहीं, ये इसके अंदर का ये विशेषता है तो ये स्टूडेंट कहलाएंगे, तो इसके अंदर फलाना आदमी के अंदर ये विशेषता है तो ये मतलब एक तरह से डॉक्टर कहलाएंगे। अगर कोई किसी के कोई डॉक्टरी कर रहा है तो उसके अंतर्गत डॉक्टरी वाला विशेषता है, एक तरह से कौन सा विशेषज्ञ है, तो उसको एक तरह से आप मतलब किसी भी व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी, आप समझते हैं पर्सनैलिटी वर्ड को अच्छा तरह से समझते होंगे, पर्सनैलिटी, ठीक है। यानी पर्सनैलिटी के आधार पर, व्यक्तित्व के आधार पर आप क्या कर सकते हैं कि किन्हीं व्यक्तियों में यानी किसी भी व्यक्ति में मतलब एक तरह से भिन्न बना सकते हैं, यानी उसको मैं डिफरेंस कर सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस कैटेगरी में आएंगे। व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति का अपेक्षाकृत अस्थायी प्रकार है, प्रकार की उन विशेषताओं से है जो उन अन्य व्यक्ति से भिन्न बनाती है, ठीक है, यानी अन्य व्यक्ति से उसको अलग करती है, डिफरेंस करती है। यह आपका दूसरा क्वेश्चन था। व्यक्तित्व शब्द का अर्थ क्या है, पर्सनैलिटी का शब्द का अर्थ क्या है, ये जो शब्द है इसका अर्थ आप एक तरह से बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अभिरुचि शब्द का क्या अर्थ है, यानी अभिरुचि शब्द जो है उसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है। देखिए, अभिरुचि का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा किसी एक अथवा एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं में स्वयं को अधिक रखने की वरीयता से है। यानी वरीयता का मतलब क्या होता है, प्योरिटी, एक तरह से इज्जत देना, एक तरह से मतलब स्वभाव देना, एक तरह से वही बात हो जाती है वरीयता से, ठीक है। अभिरुचि का मतलब यह होता है कि किसी भी व्यक्ति जो होता है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा दूसरे क्रिया की अपेक्षा में यानी दूसरे काम की अपेक्षा में किसी एक अथवा एक से अधिक विशिष्ट कार्यों, विशिष्ट कार्य का मतलब क्या होता है कि खास काम में खास क्रियाओं में यानी विशिष्ट क्रियाओं में स्वयं को यानी अपने आप को अधिक रखने की वरीयता से है। मतलब एक तरह से दूसरे काम को छोड़कर, पहला काम को छोड़कर, दूसरा क्रिया को छोड़कर किसी अन्य काम में, किसी विशिष्ट कार्य में अपने आप को लगे रहने का एक तरह से वरीयता देते हैं, उसी को क्या कहेंगे, अभिरुचि कहते हैं। अभिरुचि का मतलब ही होता है एक तरह से दिलचस्पी। अभिरुचि का मतलब क्या होता है, दिलचस्पी, ठीक है। ये एक तरह से मनोविज्ञान की भाषा है, साइकोलॉजी की भाषा है, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको एक तरह से मन और दिल के बात के ही मतलब उसी के आधार पर आपको बहुत सारे वर्ड आएंगे, ठीक है। यानी अभिरुचि का सीधा मतलब क्या होता है कि अगर आपको पूछते हैं कि आपको ये काम में अभिरुचि नहीं है, यानी आपका मतलब ये है कि ये काम में आपको मन नहीं लग रहा, आपका अगर आपको कह देंगे कि आपको एक तरह से पढ़ने में अभिरुचि है, तो ये इसका मतलब ये होता है कि आपको मतलब पढ़ने में मन लग रहा है, ठीक है। ये आप समझ लिए। तीसरा क्वेश्चन था आपका शॉर्ट क्वेश्चन था। शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड के एक तरह से, बिहार बोर्ड में तो नहीं पूछे जाते, लेकिन अदर बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन से बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और बिहार बोर्ड में तो ऑब्जेक्टिव लागू कर दिया है, ऑब्जेक्टिव यही क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अदर जो बोर्ड होते हैं उसमें शॉर्ट क्वेश्चन को बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग नोट बनाते हुए जाइए। बिहार बोर्ड को छोड़कर उसमें तो दूसरा यानी 2 नंबर वाला क्वेश्चन का उसे सिस्टम ही हटा दिया, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर ये देखिए, अगर ये सिस्टम हटा दिया, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। यही क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाएंगे, यही क्वेश्चन आपको एक तरह से सब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाएंगे। भले आपको 2 नंबर में नहीं पूछे जाए, 3 नंबर 4 नंबर में तो पूछे जा सकते हैं ना। तो यही नहीं कि आप अगर एक तरह से 2 नंबर में तो नहीं पूछे जाएंगे, छोड़ के भाग गए, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। नोट करते हुए
हुए जाना, सब चीज पढ़ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वहां तो नंबर देने के बाद उसका बोर्ड का हाथ पर है, बोर्ड का हाथ पर है कि कितना शब्द में आंसर देगा विद्यार्थी यानी परीक्षार्थी, एक तरह से कितना नंबर उनको मिलना चाहिए, ठीक है। यह आपको सिर्फ पढ़ने का जरूरत है, अभी आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, बहुत टाइम है एग्जाम का, आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कवर हो गया। अभिरुचि शब्द का क्या अर्थ है। आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अभिक्षमता शब्द का क्या अर्थ है। अभिरुचि समझ लिए, अब अभिक्षमता शब्द आपको पूछा जा रहा है कि अभिक्षमता जो शब्द है उसका क्या अर्थ होता है। देखिए, अभिक्षमता का अर्थ किसी व्यक्ति की कौशलों के अर्जन के लिए अंतर्निहित संभाव्यता से होती है। यानी अभिक्षमता जो होता है, अभी आप एक तरह से अभिक्षमता को एक तरह से ज्यादा समझ में नहीं होगा, लेकिन एक तो वर्ड बोलेंगे तो तुरंत समझ में आएगा। अभिक्षमता का मतलब एक तरह से ये, इसको कैपेसिटी भी कह सकते हैं, यानी क्षमता का मतलब क्या होता है कैपेसिटी, या फिर अभिक्षमता को भी एक तरह से कैपेसिटी कह सकते हैं। अभिक्षमता शब्द का क्या अर्थ होता है कि अभिक्षमता का अर्थ किसी व्यक्ति के कौशलों के अर्जन के लिए, यानी कौशल का मतलब एक तरह से कौशल ऊर्जावान को अर्जन करने के लिए अंतर्निहित संभाव्यता उससे होती है, यानी संभाव्यता का मतलब तो संभावना पॉसिबिलिटी से होती है, ठीक है। इस तरह से चौथा नंबर शॉर्ट क्वेश्चन आपका अभिक्षमता के बारे में पूछ रहा था, चौथा नंबर क्वेश्चन आपका कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं पांचवां नंबर क्वेश्चन की ओर। यह आपको कह रहा है कि अभिक्षमता परीक्षणों का उपयोग कहां किया जाता है। यह आप अभिक्षमता परीक्षण का उपयोग जो होता है, एक तरह से इसका जो टेस्ट यह जो होता है परीक्षण जो होता है अभिक्षमता परीक्षण, इसका तो यूज कहीं ना कहीं तो होता होगा ना, उपयोग तो कहीं ना कहीं होता होगा ना, वही आपको पूछा जा रहा है कि इसको यूज, इसका इस्तेमाल, इसका उपयोग कहां किया जाता है। देखिए, अभिक्षमता परीक्षणों का उपयोग यह पूर्व कथन करने में किया जाता है कि व्यक्ति उपयुक्त पर्यावरण और प्रशिक्षण प्रदान करने पर कैसा निष्पादन कर सकेगा, ठीक है, यानी कैसा निष्पादन कर सकेगा, कैसा कार्य कर सकेगा। यानी अभिक्षमता परीक्षणों का उपयोग एक तरह से यह पूर्व कथन करने में किया जाता है, यह जांचने में किया जाता है कि व्यक्ति उपयुक्त पर्यावरण, यानी एक तरह से जो पर्यावरण में रह रहा है और जो प्रशिक्षण ले रहा है, जो ट्रेनिंग ले रहा है, उसके अंतर्गत प्रदान करने पर मतलब कैसा निष्पादन कर सकता है, कैसा कार्य कर सकता है। यह हो गया आपका अभिक्षमता परीक्षणों का उपयोग, ठीक है। यह पांचवा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। यह आपको क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्यांकन शब्द का अर्थ लिखिए। यानी मूल्यांकन शब्द का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है। देखिए, मूल्यांकन का अर्थ होता है व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन करने है। यानी मूल्यांकन का मतलब मनोवैज्ञानिक गुण जो होता है, मूल्यांकन का मतलब क्या होगा, मूल्यांकन का मतलब सीधा मतलब है कि मनोवैज्ञानिक गुणों को मापने की विधि को क्या कहेंगे, मूल्यांकन कहेंगे। या फिर आप इस भाषा में भी लिख सकते हैं, अपने भाषा में भी लिख सकते हैं कि मूल्यांकन जो है वह मनोवैज्ञानिक गुणों को मापने की एक विधि है, या फिर एक तरह से माप करने से है, या फिर एक तरह से यूनिट है, ये भी कर सकते हैं। मूल्यांकन क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मूल्यांकन किया जाता है किसका, मनोवैज्ञानिक गुणों का, जिसके अंतर्गत मूल्यांकन किया जाता है किसका, मनोविज्ञान का। मूल्य आंका जाता है, मूल्यांकन तो शब्द ही आपका, मूल्य आंका जाता है किसका, मनोविज्ञान का। यानी मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मूल्य आंका जाता है किसका, मनोविज्ञान का। मूल्यांकन का अर्थ व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन करने से होता है। शॉर्ट क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आंसर देना है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आपको शॉर्ट तरीके से देना है, ठीक है। छठा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते सातवां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि औपचारिक मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है। औपचारिक मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ, मानकीकृत तथा व्यवस्थित रूप से किया जाता है। यह कैसे किया जाता है, औपचारिक मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है, किस तरीके से, किस ढंग से किया जाता है। तो औपचारिक मूल्यांकन जो किया जाता है वो वस्तुनिष्ठ, मानकीकृत एवं व्यवस्थित, यानी व्यवस्थित रूप से किया जाता है, एक तरह से अरेंजमेंट रूप से किया जाता है, एक तरह से औपचारिक मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। इस तरह से सातवां क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन था। सातवां क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन भी कवर, आंसर क्या हो गया, औपचारिक मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ, मानकीकृत तथा व्यवस्थित रूप से किया जाता है। ज्यादा मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट क्वेश्चन ही मतलब शॉर्ट आंसर ही लिखिए, शॉर्ट आंसर में ही आपको याद रखना है, ज्यादा मतलब झोलझाल नहीं करना है। सातवां क्वेश्चन हो गया कवर। आगे बढ़ते हैं आठवां नंबर का। ये आठवां नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अनौपचारिक मूल्यांकन किस प्रकार होता है। औपचारिक मूल्यांकन होता है, एक अनौपचारिक मूल्यांकन, और दूसरा बार अब ये आपको आठवां क्वेश्चन कर रहा है कि आठवां क्वेश्चन कर रहा है कि अनौपचारिक मूल्यांकन जो होता है वो किस प्रकार होता है। देखिए, अनौपचारिक मूल्यांकन जिन व्यक्तियों का किया जाना है उनके बदले जाने से तथा मूल्यांकन करने वाले व्यक्तियों के बदल जाने से परिवर्तित होता रहता है। यानी मूल्यांकन जो होता है, अनौपचारिक मूल्यांकन, ये कैसे बदलता है कि मतलब जिन व्यक्ति का अनौपचारिक मूल्यांकन करना होता है, जिन व्यक्ति का आप अनौपचारिक मूल्यांकन करेंगे तो उस व्यक्ति के बदले जाने पर, और जो मूल्यांकन करता है उसके भी परिवर्तित हो जाने पर, यह मतलब एक तरह से जिससे प्राप्त परिणाम मूल्यांकन की व्यक्तिनिष्ठ व्याख्या होने लगती है, व्यक्तिनिष्ठ व्याख्या होने लगती है। यानी एक तरह से दोनों अगर बदल जाएंगे, जिनका अगर मूल्यांकन करना होगा औपचारिक मूल्यांकन, और जो मूल्यांकन करेगा वो भी एक तरह से परिवर्तित हो जाएंगे, तो जिससे क्या होगा कि प्राप्त परिणाम या मूल्यांकन की व्यक्तिनिष्ठ व्याख्या होने लगती है। इसी को क्या कहेंगे, अनौपचारिक मूल्यांकन कहेंगे, ठीक है। यानी अनौपचारिक मूल्यांकन किस प्रकार होता है, ये आपका आंसर ड्राइव कर सकते हैं, आप तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अनौपचारिक मूल्यांकन किस प्रकार होता है, अनौपचारिक मूल्यांकन से क्या समझते हैं, या फिर अनौपचारिक मूल्यांकन को परिभाषित करें। आठवां नंबर क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं नौवां नंबर क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि स्थितिवाद क्या है। यानी स्थितिवाद से आप क्या समझते हैं, क्या है स्थितिवाद। देखिए, स्थितिवाद के अनुसार किसी व्यक्ति का व्यवहार उसकी परिस्थिति वर्तमान दशाओं से प्रभावित होता है। यानी स्थितिवाद जो होता है, स्थिति यानी हालात के
अनुसार, स्थिति के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी आदमी का व्यवहार और परिस्थिति या फिर वर्तमान दशाओं में इससे प्रभावित होता है। व्यवहार और परिस्थिति जो होता है, व्यवहार उसका आचरण यानी एक तरह से चलने फिरने का, यानी चलने का, जीवन जीने का जो व्यवहार होता है उस पर और उसकी परिस्थिति पर, उसके हालात पर या उसकी वर्तमान दशाओं से प्रभावित होता है स्थितिवाद के अनुसार, ठीक है। यानी किसी भी व्यक्ति का, यह आपका था स्थितिवाद। स्थितिवाद किसे कहते हैं? स्थितिवाद के अनुसार किसी व्यक्ति का व्यवहार उसकी परिस्थिति या वर्तमान दशाओं से प्रभावित होता है, ठीक है। इस तरह से 9वां क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन था, तो शॉर्ट आंसर दे दिया। आगे बढ़ते 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि स्थितिवाद यानी स्थितिवादी परिप्रेक्ष्य मनुष्य के व्यवहार को किस प्रकार मानता है, यानी स्थितिवादी परिप्रेक्ष्य जो है मनुष्य के व्यवहार को किस प्रकार मानता है, किस नजरिए से देखता है। देखिए स्थितिवादी जो होता है, स्थितिवादी किसको कहेंगे? जो स्थितिवाद का अध्ययन करता है, यानी स्थितिवादी परिप्रेक्ष्य मनुष्य के व्यवहार के बाह्य तथा आंतरिक कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम मानता है। यानी स्थितिवादी जो होता है वो क्या होता है कि परिप्रेक्ष्य मनुष्य के व्यवहार के बाह्य तथा आंतरिक कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम, रिजल्ट को मानता है। यह हो गया आपका स्थितिवादी परिप्रेक्ष्य मनुष्य के व्यवहार को किस प्रकार मानता है, ठीक है। ये तो इस तरह से परिप्रेक्ष्य इसको मानते हैं, ठीक है। इस तरह से 10वां क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन था आपका कवर हो गया। इसको नोट बनाते हुए जाना, क्या करना है? नोट बनाते हुए जाना है। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी एक तरह से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, यानी लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपका, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न एवं उनके उत्तर। यह है कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका कि भारतीय परंपरा में किस प्रकार की क्षमताएं बुद्धि के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। किस प्रकार की क्षमता को, किस प्रकार की कैपेसिटी को, किस प्रकार की क्षमता को भारतीय परंपरा में एक तरह से उसको स्वीकारा जाता है, उसको हाँ किया जाता है, उसको कबूला जाता है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है। देखिए भारतीय परंपरा में निम्नलिखित क्षमताएं बुद्धि के अंतर्गत स्वीकार की जाती है। कौन कौन सी क्षमता को स्वीकार की जाती है भाई? देखिए सबसे पहला आपका संज्ञानात्मक क्षमता। क्या है संज्ञानात्मक क्षमता? यानी कॉग्निटिव कैपेसिटी, संदर्भ के प्रति यानी संज्ञानात्मक क्षमता के प्रति जो होता है, इसके संदर्भ यानी इसके प्रति संवेदनशीलता, समझ, विभेदन क्षमता, समस्या समाधान की योग्यता तथा प्रभावी संप्रेषण की योग्यता होती है। यानी एक तरह से संज्ञानात्मक जो क्षमता है इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके प्रति क्या होता है? संवेदनशीलता, समझ, विभेदन क्षमता। संवेदनशीलता का मतलब यह होता है कि कोई भी चीज को कितना तरीके से आप समझ सकते हैं, कितना संवेदनशील से उसको देख सकते हैं, कितना संवेदन से उसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये आपका है संवेदनशीलता, ठीक है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय परंपरा में किस प्रकार की क्षमता के बुद्धि को, यानी क्षमताएं बुद्धि के अंतर्गत स्वीकार की जाती है, उसी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं संज्ञानात्मक क्षमता। यानी कॉग्निटिव कैपेसिटी के अंतर्गत क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति यानी संदर्भ के प्रति क्या होता है कि संवेदनशीलता भी आती है इसमें संज्ञानात्मक क्षमता के अंतर्गत, अब समझ भी आती है, ठीक है। अब विभेदन क्षमता का मतलब क्या होता है कि जो सही है जो गलत है उसमें विभेदन करना। विभेदन का मतलब ये होता है अंतर स्पष्ट करना। भाई अगर आप सही और गलत चीज में आप अंतर स्पष्ट ही नहीं कर पाइएगा तो एक तरह से आपको बुद्धि नहीं है ना। अगर आप एक तरह से कहते हैं कि मेरे पास बुद्धि है, आपको कैपेसिटी रखने वाले आदमी है, तो आपको अगर विभेदन करना नहीं आता है, अच्छी और बुरी चीज में विभेदन क्षमता जो होती है, यानी किसी भी चीज में विभेद करना नहीं आता कि ये कितना अच्छा है, ये कितना बुरा है, तो आपके अंतर्गत जो है बुद्धि क्षमता है वो स्वीकार नहीं की जाती है, ठीक है। किसके अनुसार? भारतीय परंपरा के अनुसार। अब यह है कि समस्या समाधान की योग्यता तथा प्रभावी संप्रेषण की योग्यता, यानी समस्या समाधान की योग्यता यानी कैपेबल होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को समाधान करने में, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तभी वह क्या कहलाएंगे? संज्ञानात्मक क्षमता के अंतर्गत ये सब आते हैं, ठीक है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय परंपरा में किस प्रकार की क्षमता को स्वीकारा जाता है। अब दूसरा पॉइंट है इसके अंतर्गत की सामाजिक क्षमता यानी सोशल कंपटीशन। ये क्या है कि सामाजिक क्षमता के अंतर्गत क्या होता है कि सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, अपने से बड़ों का यानी अपने से बड़ों का छोटे तथा वंचित व्यक्ति के प्रति प्रतिबद्धता, दूसरों की चिंता, दूसरे व्यक्तियों के परिप्रेक्ष्य का सम्मान, यानी सामाजिक क्षमता जो होता है सोशल कॉम्पिटेंस जो होता है, ये सामाजिक क्षमता के अंतर्गत क्या आता है कि सामाजिक व्यवस्था है, यानी समाज में एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत आपको बड़ों का इज्जत करना पड़ता है, छोटे से लव करना पड़ता है, प्यार करना पड़ता है, छोटों से अच्छी से बात करना पड़ता है। तो ये क्या आएंगे? एक तरह से सोशल कॉम्पिटेंस यानी सामाजिक क्षमता के अंतर्गत आते हैं। और ये चीज अगर आपके अंदर नहीं है तो फिर एक तरह से आप क्या कहलाएंगे कि भारतीय परंपरा के अनुसार क्या कहलाएंगे कि क्षमताएं बुद्धि के अंतर्गत आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर दूसरा पॉइंट था। अब तीसरा पॉइंट है कि सांवेगिक एक तरह से सांवेगिक क्षमता यानी इमोशनल कॉम्पिटेंस। ये क्या है कि अपने संवेगों पर आत्मनियम यानी एक तरह से आत्मनियमन तथा आत्म परिवीक्षण, ईमानदारी, शिष्टता, अच्छा आचरण तथा एक तरह से आत्म मूल्यांकन होता है, ठीक है। यह आपका तीसरा पॉइंट था किसके अंतर्गत? एक तरह से भारतीय परंपरा के अंतर्गत कैसे मतलब बुद्धि को एक तरह से स्वीकार किया जाता है, ठीक है। सांवेगिक क्षमता यानी इमोशनल कॉम्पिटेंस समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है आपका कि उद्यमी क्षमता। यह है कि प्रतिबद्ध तथा
अध्यवसाय, ये क्या होता है कि अध्यवसाय धैर्य, कठिन परिश्रम, सतर्कता तथा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, यह आपका है उद्यमी क्षमता। ठीक है, ये चारों के चारों पॉइंट आते हैं किसके अंतर्गत, यह आपका भारतीय परंपराएं किस प्रकार की क्षमताएं बुद्धि के अंतर्गत स्वीकार की जाती है। ये चारों के चारों क्षमता जो होता है, संज्ञानात्मक क्षमता, सामाजिक क्षमता, सांवेगिक क्षमता और क्या है उद्यमी क्षमता, ये चारों के चारों बुद्धि को स्वीकार की जाती है किसके अंतर्गत, भारतीय परंपरा के अंतर्गत। यह आपका लॉन्ग क्वेश्चन था, लघु उत्तरीय क्वेश्चन था, लघु उत्तरीय प्रश्न था, यह आपका पहला क्वेश्चन था। ठीक है, कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए तो उम्मीद करता हूं आप अच्छी तरह से आंसर लिख सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, यह आपका पहला क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि बुद्धि और अभिक्षमता में विभेद स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि बुद्धि और अभिक्षमता में भेद स्पष्ट कीजिए, विभेद स्पष्ट कीजिए, यानी अंतर स्पष्ट कीजिए, डिफरेंस कीजिए कि बुद्धि और अभिक्षमता में क्या अंतर है। देखिए, बुद्धि के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, बुद्धि का आशय पर्यावरण को समझने, यानी अगर बुद्धि जिसके पास है वही तो पर्यावरण को समझेगा, माहौल को समझेगा। ठीक है, स्वविवेक चिंतन करने तथा किसी चुनौती के सामने होने पर किसी एक तरह से चुनौती के किसी मतलब एक तरह से चैलेंजों के सामने होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता से। अगर आपके पास बुद्धि है, यानी बुद्धि के अंतर्गत क्या कहते हैं कि मतलब वो पर्यावरण को समझ सकता है, माहौल को समझ सकता है, कैसा टाइप माहौल चल रहा है, और स्वविवेक यानी एक तरह से अच्छा विवेक का मतलब होता है सोच, चिंतन, स्वविवेक चिंतन करने तथा किसी चुनौती के सामने किसी चैलेंज को एक तरह से एक्सेप्ट करने तथा उसका मैनेजमेंट करने के उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना, इस्तेमाल करने की व्यापक क्षमता से बुद्धि का मतलब। ठीक है, बुद्धि परीक्षणों से व्यक्ति की व्यापक सामान्यता, सामान्य संज्ञानात्मक क्षमता, क्षमता तथा विद्यालय शिक्षा से लाभ उठाने की योग्यता का ज्ञान होता है। ठीक है, सामान्यता कम, ये जो होता है सामान्यतः कम बुद्धि रखने वाले विद्यार्थी विद्यालय की परीक्षाओं में उन्नत अच्छा निष्पादन करने की संभावना नहीं रखते हैं, परंतु जीवन के अन्य क्षेत्रों में क्या होता है कि उनकी सफलता की प्राप्ति का संबंध मात्र बुद्धि परीक्षणों का पर उनके प्राप्त अंकों पर एक तरह से नहीं होता। ठीक है, यानी विद्यालय में जो पढ़ते हैं उनका प्राप्त अंक पर डिपेंड नहीं करता है कि कौन बच्चा कितना बुद्धि है, कौन बच्चा के पास कितना बुद्धि है, कौन बच्चे के पास कितना बुद्धि नहीं है, ये बात उस पर डिपेंड नहीं करता। यानी जो विद्यालय में पढ़ाई करते हैं उसके अंक जो लाते हैं, यानी एक तरह से रिजल्ट जो लाते हैं एग्जाम देकर के, वो इसके मार्क्स पर अंक पर, ये बात एक तरह से बुद्धि पर एक तरह से निर्भर नहीं करते। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट था। बुद्धि से आप क्या समझते हैं, बुद्धि और अभिक्षमता में आपको एक तरह से भेद करने के लिए कहा, अंतर स्पष्ट करने के लिए। अब आप पढ़ रहे हैं कि अभिक्षमता का अर्थ क्या होता है। देखिए, अभिक्षमता का अर्थ किसी व्यक्ति की कौशलों के अर्जन के लिए अंतर्निहित संभाव्यता से, यानी पॉसिबिलिटी से, यानी कितना कौशल कितना ऊर्जा को एक तरह से गेन कर सकता है। अभिक्षमता परीक्षणों का उपयोग यह पूर्व कथन करने में किया जाता है कि व्यक्ति उपयुक्त पर्यावरण और प्रशिक्षण प्रदान करने पर कैसा निष्पादन कर सकेगा। एक उच्च यांत्रिक अभिक्षमता वाला व्यक्ति उपयुक्त प्रशिक्षण का अधिक लाभ उठाकर एक अभियंता के रूप में अच्छा कार्य कर सकता है। इसी प्रकार भाषा की उच्च अभिक्षमता वाले एक व्यक्ति को प्रशिक्षण देकर एक अच्छा लेखक बनाया जा सकता है। ठीक है, यह आपका था अभिक्षमता के बारे में। अभिक्षमता के बारे में बोर्ड एग्जाम में आ गए तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ज्यादा मतलब लोचीदा वाला क्वेश्चन से नहीं किए, ज्यादा मतलब कठिन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, यह आपका दूसरा पॉइंट था अभिक्षमता, और यह पहला पॉइंट था आपका बुद्धि। ठीक है, इस तरह से आप बुद्धि और अभिक्षमता में भेद स्पष्ट कर सकते हैं, अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कवर किए और शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग 10 क्वेश्चन कवर किए। लॉन्ग क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन कितना 10 क्वेश्चन कवर किए। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट बनाते हुए जाना है। इसी प्रकार के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछे जाते, मनोविज्ञान से, साइकोलॉजी से। ठीक है, यह आपका कितना क्वेश्चन था, टोटल 12 क्वेश्चन कवर किए। यानी एक जो सबसे पहला क्वेश्चन था ये था, मतलब एक क्वेश्चन था ये जो लॉन्ग क्वेश्चन था। ठीक है, इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन था, सबसे पहला क्वेश्चन ये लॉन्ग क्वेश्चन था। एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ हो गया, लास्ट में 2 लॉन्ग क्वेश्चन गए, टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन हुआ और शॉर्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हुआ। ठीक है, टोटल 13 क्वेश्चन कवर कराए। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट बनाते हुए चलिए। ये फर्स्ट चैप्टर था मनोविज्ञान का, जिसका नाम क्या था, मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता। इसके अंतर्गत हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, और प्लीज वीडियो को लाइक करें। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। ठीक है, और इसका सेकंड पार्ट भी लेकर के आएंगे। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।